हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका स्पर्श पीएससी के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, करंट अफेयर्स के इस वीडियो सीरीज में आज हम इस सप्ताह के राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय परीक्षोपयोगी महत्वपूर्ण तथ्यों पर चर्चा करेंगे। इस वीडियो सीरीज में हम वीकली एवं मंथली करंट अफेयर्स पर चर्चा करते हैं एवं प्रश्नों के माध्यम से महत्वपूर्ण तथ्यों की व्याख्या करते हैं। तो आइए बढ़ते हैं आज के वीडियो की ओर। आज का हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय सेना ने कहां सुरक्षा मंथन 2022 का आयोजन किया है? और हमारे विकल्प हैं मुंबई, जोधपुर, नई दिल्ली या इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, जोधपुर। तो दोस्तों आपको ध्यान में रखना है, भारतीय सेना के डेजर्ट कोर्ट ने राजस्थान के जोधपुर में सीमा और तटीय सुरक्षा के पहलुओं पर सुरक्षा मंथन 2022 का आयोजन किया है। ठीक है, तो ये तथ्य आप ध्यान में रखेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा दूसरा प्रश्न है, हाल ही में मानव रहित यान जिसका नाम है अभ्यास, इसका सफल परीक्षण कहां से किया गया? और हमारे विकल्प हैं तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, राजस्थान या ओडिशा। इस प्रश्न का सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, ओडिशा। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, मानव रहित यान जिसका नाम है अभ्यास, इसका सफल परीक्षण एकीकृत परीक्षण रेंज चांदीपुर जो कि ओडिशा में स्थित है, यहां से किया गया। और इस यान के निर्माण कार्य को रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी डीआरडीओ के द्वारा पूर्ण किया गया है। यह तथ्य भी आप ध्यान में रखेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा तीसरा प्रश्न है, हाल ही में फेमिना मिस इंडिया 2022 का खिताब किसने जीता है? और हमारे विकल्प हैं सिनी शेट्टी, सरगम कौशल, जूही व्यास या वाची पारिक। इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, सिनी शेट्टी। दोस्तों आपको ध्यान में रखना है, कर्नाटक की 21 वर्षीय सिनी शेट्टी ने हाल ही में फेमिना मिस इंडिया 2022 का खिताब अपने नाम किया है। ठीक है, तो आगामी परीक्षा के दृष्टिकोण से यह तथ्य बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सिनी शेट्टी का नाम आप अवश्य ही ध्यान में रखिएगा और साथ ही यह भी ध्यान में रखिएगा कि यह कर्नाटक की रहने वाली। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा चौथा प्रश्न है, हाल ही में महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले का नाम बदलकर क्या रखे जाने का निर्णय लिया गया है? और हमारे विकल्प हैं पेशवा नगर, भोसले नगर, संभाजी नगर या शिवाजी नगर। इस प्रश्न का सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, संभाजी नगर। तो दोस्तों ये तथ्य आपको अवश्य ध्यान में रखना है कि महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले का नाम बदलकर संभाजी नगर किए जाने के निर्णय को वहां के सरकार ने अपनी मंजूरी दे दी है। छत्रपति संभाजी राजे मराठा सम्राट और छत्रपति शिवाजी महाराज के उत्तराधिकारी थे और अपने पिता की मृत्यु के बाद वो मराठा राज्य के दूसरे शासक थे। इन्हीं के नाम पर कौन से जिले का नाम किया जाना है? औरंगाबाद जिले का नामकरण किया जाना है, जिसका नाम क्या रखा जाएगा? संभाजी नगर। तो ये तथ्य आप ध्यान में रखेंगे। साथ ही साथ आपको यह भी ध्यान में रखना है कि महाराष्ट्र में सरकार बदल गई है। पहले वहां पे उद्धव ठाकरे की सरकार थी और अब उद्धव ठाकरे जी के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के पश्चात वहां का नया मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को बनाया गया है। तो ये तथ्य आप ध्यान में रखेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा पांचवा प्रश्न है, हाल ही में गांधी और चंपारण सत्याग्रह सेलेक्ट रीडिंग नामक पुस्तक को किनके द्वारा संपादित किया गया है? और हमारे विकल्प हैं सतीश अग्निहोत्री, सुरंजन दास, राहुल आदित्य या भास्कर त्रिवेदी। इस प्रश्न का सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, सुरंजन दास, जिसके द्वारा हाल ही में एक किताब जिसका नाम है गांधी और चंपारण सत्याग्रह सेलेक्ट रीडिंग, इस पुस्तक का संपादन किया गया है। तो इसका नाम आप अवश्य ध्यान में रखेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा छठवां प्रश्न है, हाल ही में चारों ग्रैंड स्लैम में 80 मैच जीतने वाले विश्व के पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? और हमारे विकल्प हैं राफेल नडाल, रोजर फेडरर, नोवाक जोकोविक या डेनियल मेदवेदेव। इस प्रश्न का सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, नोवाक जोकोविच। तो इनका नाम दोस्तों आपको अवश्य ही ध्यान में रखना है, क्योंकि इन्होंने चारों प्रकार के ग्रैंड स्लैम में 80 मैच जीत लिए हैं और ऐसा करने वाले वे विश्व के पहले टेनिस खिलाड़ी बने हैं, इसलिए इनका नाम अपने आप में महत्वपूर्ण हो जाता है। साथ ही साथ आपको यह भी ध्यान में रखना है कि नोवाक जोकोविक सर्बिया के खिलाड़ी हैं। दोस्तों यहाँ पे हम ग्रैंड स्लैम की बात कर रहे हैं, तो हम ये भी देख लेते हैं कि ये 4 प्रकार के ग्रैंड स्लैम कौन कौन से होते हैं, इन्हें किस प्रकार के कोर्ट में खेला जाता है और इन्हें खेलने की शुरुआत किस वर्ष से की गई थी। ठीक है, तो ये सभी तथ्य पर अभी हम चर्चा करने वाले हैं और इनसे संबंधित प्रश्न बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है, तो इसे आप अपनी कॉपी में नोट करके रखिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 4 ग्रैंड स्लैम 1 2 3 4। सबसे पहले अगर हम बात करें कि एक वर्ष में कौन कौन से ग्रैंड स्लैम किसके बाद आयोजित किए जाते हैं, उस क्रम की हम पहले बात करते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है 1 2 3 4। सबसे पहले किसी एक वर्ष में आयोजित किया जाएगा क्या? ऑस्ट्रेलियन ओपन। ठीक है, और ऑस्ट्रेलियन ओपन के बाद में क्या आयोजित किया जाएगा? आपका फ्रेंच ओपन। ठीक है, फ्रेंच ओपन के बाद तीसरे क्रम में क्या आयोजित किया जाता है? आपका विंबलडन ओपन। ठीक है, और उसके बाद में सबसे अंत में होता है वर्ष में क्या? यूएस ओपन। इसे किन प्रकार के कोर्ट में खेला जाता है, इसकी अगर हम चर्चा करें तो आपको ध्यान में रखना है, ऑस्ट्रेलियन ओपन खेला जाता है
हार्ड कोर्ट में, ठीक है। फ्रेंच ओपन खेला जाता है क्ले कोर्ट में, उसी प्रकार विंबलडन ओपन खेला जाता है ग्रीन कोर्ट में, और यूएस ओपन खेला जाता है हार्ड कोर्ट में। तो 4 ग्रैंड स्लैम में से ऑस्ट्रेलियन और यूएस ओपन ऐसे हैं जिन्हें एक ही प्रकार के कोर्ट में खेला जाता है, जिसे हम क्या नाम दे रहे हैं, हार्ड कोर्ट, ठीक है। तो ये तथ्य अभी परीक्षाओं में पूछा जाता है, और इसमें से अभी एक प्रश्न जो पूछे जाने की शुरुआत की गई है वो यह है कि इसे खेलने की शुरुआत किस वर्ष में की गई थी। तो अगर हम खेल के शुरुआत वर्ष की अगर हम बात करें तो ऑस्ट्रेलियन ओपन को सर्वप्रथम खेला गया था सन 1905 में, उसी प्रकार फ्रेंच ओपन को 1891 में खेलने की शुरुआत की गई थी। उसके बाद अगर हम बात करें विंबलडन ओपन की तो इसे 1877 में सर्वप्रथम खेला गया था, और यूएस ओपन को खेलने की शुरुआत की गई थी सन 1861 में, ठीक है। तो यहाँ पे 1 2 3 4 मैंने लिखा हुआ है, किसके आधार पे, एक वर्ष में इसके आयोजन क्रम के हिसाब से। अगर आपको खेले जाने की शुरुआती वर्ष के हिसाब से पूछेगा तो सबसे पहले क्या आ जाएगा, यहाँ पे देखिए, सबसे पहले क्या आ जाएगा, यूएस ओपन। उसके बाद किसे खेला जा रहा है, विंबलडन ओपन को, ठीक है। उसके बाद किसे खेला जा रहा है, फ्रेंच ओपन को, और सबसे अंत में खेले जाने की शुरुआत किसकी की गई है, ऑस्ट्रेलियन ओपन को। तो दोनों ही तथ्य आपको ध्यान में रखना है, दोनों क्रोनोलॉजी आप अवश्य ही ध्यान में रखेंगे। क्लियर है। तो बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस भारतीय साहित्यकार को 31वें सरस्वती सम्मान से सम्मानित किया गया है। और हमारे विकल्प हैं रामदरस मिश्रा, शरद कुमार पगारे, सतीश चंद्र या अरविंद लिम्बाले। इस प्रश्न का सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, रामदरस मिश्रा। दोस्तों रामदरस मिश्रा जी को इनके कविता संग्रह मैं तो यहां हूं के लिए 31वां सरस्वती सम्मान दिया जाएगा। क्लियर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा 8वां प्रश्न है, हाल ही में किस देश के क्रिकेटर इयोन मॉर्गन ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है। और इस प्रश्न के लिए हमारे विकल्प हैं ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड या दक्षिण अफ्रीका। इस प्रश्न का सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, इंग्लैंड। दोस्तों इंग्लैंड के वनडे टीम के कप्तान थे कौन, इयोन मॉर्गन, जिन्होंने हाल ही में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी है। दोस्तों ध्यान देने वाली बात यह है कि वर्ष 2019 में आयोजित हुए वनडे मेंस वर्ल्ड कप में इंग्लैंड विजेता बना था, और इस विजेता टीम के कप्तान कौन थे, इयोन मॉर्गन, इसलिए इनका नाम आपको ध्यान में रखना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा 9वां प्रश्न है, FIH महिला हॉकी विश्व कप का आयोजन कहां किया जा रहा है। और हमारे विकल्प हैं रूस, डेनमार्क, जापान या नीदरलैंड। इस प्रश्न का सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, नीदरलैंड। यहाँ पे क्या आयोजित किया जा रहा है, FIH महिला हॉकी विश्व कप, और यह इस प्रतियोगिता का 15वां संस्करण होगा, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। क्लियर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा 10वां प्रश्न है, किस खिलाड़ी ने विंबलडन ओपन 2022 से चोट के कारण अपना नाम वापस ले लिया है। और इस प्रश्न के लिए हमारे विकल्प हैं राफेल नडाल, नोवाक जोकोविक, कैमरन नोरी या रोजर फेडरर। इस प्रश्न का सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, राफेल नडाल। दोस्तों विश्व के पूर्व नंबर 1 खिलाड़ी राफेल नडाल ने अपना नाम विंबलडन ओपन 2022 से वापस ले लिया है, क्योंकि जारी प्रतियोगिता में इन्हें चोट का सामना करना पड़ा है और ये आगे खेलने में असमर्थ रहेंगे, इसलिए इन्होंने अपना नाम वापस कर लिया है। साथ ही साथ आपको यह भी ध्यान में रखना है कि राफेल नडाल किस देश से संबंधित है, तो स्पेन के खिलाड़ी हैं कौन, राफेल नडाल। क्लियर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा 11वां प्रश्न है, हाल ही में न्यूजीलैंड से किसने कैपस्टोन अंतरिक्ष यान को चंद्रमा पर लॉन्च किया है। और हमारे विकल्प हैं इसरो, नासा, DRDO या UFO। इस प्रश्न का सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, नासा, जो कि अमेरिका की अंतरिक्ष कंपनी है, और नासा ने हाल ही में न्यूजीलैंड से एक अंतरिक्ष यान को चंद्रमा पर लॉन्च किया है, जिसका नाम क्या है, कैपस्टोन। तो कैपस्टोन का नाम आपको अवश्य ही ध्यान में रखना है। क्लियर है। संबंधित है किससे, ये नासा से, और लॉन्च कहां से किया गया है, न्यूजीलैंड से। ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा 12वां प्रश्न है, हाल ही में फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का अध्यक्ष किन्हें बनाया गया है। ठीक है, इसे आप FATF के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसका पूरा नाम क्या है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। इस प्रश्न के लिए हमारे विकल्प हैं अरुण साल्वे, ऋषि मुनिक, आविष्कार साल्वे या टी राजा कुमार। इस प्रश्न का सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, टी राजा कुमार, जो कि भारतीय मूल के व्यक्ति हैं, और इन्हें ही हाल ही में फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का अध्यक्ष बनाया गया है, जो कि एक आतंकवादी रोधी वित्त पोषक एजेंसी है। क्लियर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में अंतरराष्ट्रीय टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज शतक लगाने वाले भारतीय विकेट कीपर बल्लेबाज कौन बने हैं। और हमारे विकल्प हैं दिनेश कार्तिक, ईशान किशन, ऋषभ पंत या रजत पाटीदार। इस प्रश्न का सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, ऋषभ पंत। दोस्तों आप सभी को ज्ञात ही होगा कि हाल ही में इंग्लैंड और इंडिया के मध्य 5वां टेस्ट मैच का आयोजन किया गया था, जिसमें भारतीय विकेट कीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत ने 89 गेंद में शतक लगाकर यह खिताब अपने नाम किया है।
और खिताब क्या है कि किसी भी एक भारतीय विकेट कीपर बल्लेबाज के द्वारा अंतरराष्ट्रीय टेस्ट क्रिकेट मैच में सबसे तेज शतक लगाए गए। ठीक है, तो ऋषभ पंत से संबंधित ये तथ्य आप अवश्य ही ध्यान में रखेंगे। ठीक है, तो दोस्तों आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। जल्द मिलेंगे आपसे अगले सप्ताह के करंट अफेयर्स की एक नई वीडियो के साथ। तो इंतजार कीजिए हमारी अगली वीडियो का। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।